हेलो एवरीवन, ये पार्ट 2 होगा चैप्टर इन्वेस्टिगेशन का। इसके पहले हम लोग पार्ट 1 में सेक्शन 173 से 176 तक डिटेल में कवर कर चुके हैं। आज हम लोग आगे के सेक्शंस पढ़ेंगे, ये भी डिटेल में ही कवर करेंगे, नए प्रोविजंस भी देखेंगे, प्री मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करते चलेंगे, क्वेश्चन एंड केसेस को भी। तो यहाँ से 77 सेक्शन से स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 77 इम्पॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा, वो सिर्फ इतनी सी बात कहता है कि जो अकरेंस रिपोर्ट हम लोगों ने पढ़ा था ना सेक्शन 176 में, वो उस पुलिस ऑफिसर के द्वारा सबमिट करवाई जाएगी मैजिस्ट्रेट को, जैसा कि स्टेट गवर्नमेंट ने डायरेक्ट कराया है बाय स्पेशल और द जनरल ऑर्डर। सेक्शन 178 बात करता है पावर टू होल्ड इन्वेस्टिगेशन और प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की। तो यहाँ से ज़रूर प्री में सेक्शन पूछ लिया जाता था कि प्रीलिमिनरी इंक्वायरी बाय मैजिस्ट्रेट किस सेक्शन में दिया गया है, तो सेक्शन 178 में दिया गया है। BNSS का CRPC में क्वेश्चन बनता था, तो BNSS में भी बन सकता है क्योंकि पूछा जाता था वहाँ पर। तो यहाँ पे इतना बोला गया है कि जब पुलिस ऑफिसर को रिपोर्ट मिलती है सेक्शन 176, जिसको हम लोग अकरेंस रिपोर्ट भी कहते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं जब उन्हें रिपोर्ट मिलती है, वो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए डायरेक्ट कर सकते हैं, या फिर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होल्ड कर सकते हैं, या फिर अपने किसी सबऑर्डिनेट मैजिस्ट्रेट को डायरेक्ट कर सकते हैं प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होल्ड करने के लिए। सपोज़ अगर जो रिपोर्ट थी वो रिपोर्ट ऐसी थी जहाँ पर पुलिस ऑफिसर ने रिपोर्ट में मेंशन करा कि ऑफेंस सीरियस नेचर का नहीं है और हम इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे हैं, है ना। तो वहाँ पर ऐसा हो सकता है कि मैजिस्ट्रेट डायरेक्ट कर दे, नहीं इन्वेस्टिगेशन करिए आप, या फिर वो खुद प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर ले, या फिर अपने किसी सबऑर्डिनेट को डायरेक्ट कर दें। तो सेक्शन 178 यही बात करता है। अब सेक्शन 179, 180 एंड 181 इम्पॉर्टेंट है। सेक्शन 179 बात करता है कि जब पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, एविडेंसेस कलेक्ट कर रहा है, तब वो कुछ ऐसे लोगों से स्टेटमेंट भी नोट डाउन कर सकता है जिनको पता है, ऑफेंस की जानकारी है, जो वहाँ मौजूद थे या किसी तरीके से वो ऑफेंस की जानकारी रखते हैं। तो कैसे करेगा, उनको बुलाएगा या फिर उनके पास जाएगा, ऐसे ही तो कर पाएगा। तो सेक्शन 179 बात करता है पुलिस ऑफिसर की पावर कि वो अटेंडेंस को रिक्वायर कर सकता है विटनेस की। ठीक है। सेक्शन 179, एनी पुलिस ऑफिसर मेकिंग एन इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर मे बाय ऑर्डर in writing require the attendance before himself of any person being within the limit of his own or any adjoining station who from the information given or otherwise appear to be acquainted with the facts and circumstances of the case, and such person shall attend as so required। सबसेक्शन 1 क्या बोल रहा है कि कोई पर्सन है जिसको पुलिस ऑफिसर के द्वारा रिटन ऑर्डर दिया जाएगा। अगर पुलिस ऑफिसर ओरल ऑर्डर देता है, बुलाता है कि आओ स्टेशन, तुमसे हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, तो सामने वाला पर्सन बाउंड नहीं होगा आने के लिए। सामने वाला पर्सन सिर्फ और सिर्फ तब बाउंड होगा आने के लिए जब उसको पुलिस ऑफिसर के द्वारा लिखित में ऑर्डर दिया गया है, स्टेशन बुलाया गया है, कहीं बुलाया गया है इंफॉर्मेशन लेने के लिए उससे। पहली बात, रिटन ऑर्डर होना ज़रूरी है। रिटन ऑर्डर है तो फिर उसका आना ज़रूरी हो जाएगा। और यहाँ पर लिखा है एनी पर्सन एक्वेंटेड विद द फैक्ट, है ना, किसी भी पर्सन को बुलाया जा सकता है। अब किसी भी पर्सन में कौन कौन आता है, तो किसी भी पर्सन में ऑफेंडर भी आ जाएगा, अक्यूज्ड भी आ जाएगा, कोई विटनेस भी आ जाएगा, हर कोई आ जाएगा। तो किसी भी व्यक्ति को बुलाया जा सकता है। ठीक है। उसके बाद प्रोविज़ो क्या कहता है, प्रोवाइडेड दैट नो मेल अंडर द एज ऑफ 15 और अबव 60 वुमेन, मेंटली फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन और विद एक्यूट इलनेस रिक्वायर नहीं होगा पुलिस स्टेशन आने के लिए। ठीक है। जहाँ पर ये लोग रहते हैं ना, वहीं पर इनसे स्टेटमेंट लिया जाएगा। ये जो आप 60 ईयर्स ऑफ एज देख रहे हैं ना, ये पहले 65 हुआ करती थी। तो अब क्या हो गया है, कोई मेल जिसकी उम्र 15 साल से
कम है, जो 60 साल से ज़्यादा का है, जो विमेन है किसी भी एज की, या फिर कोई पर्सन है जो मेंटली फिजिकली डिसेबल्ड है या एक्यूट इलनेस में है, तो उसको स्टेशन नहीं बुलाया जाएगा। वो जहाँ रहता है वहीं जाकर उसके स्टेटमेंट नोट डाउन करे जाएंगे। जो 60 साल के आदमी की बात हो रही है, पहले 65 हुआ करता था, लेकिन अभी 60 से ऊपर की बात हो रही है। ठीक है। उसके बाद प्रोविज़ो एक और है जो बताता है कि अगर ये लोग विलिंग है, खुद स्टेशन आना चाहते हैं, तो इनको रोका भी नहीं जाएगा, आने दिया जाएगा। ऐसा पहले नहीं था। तो पहले ये प्रोविज़न मेंशन नहीं था कि मतलब विलिंग वाली बात नहीं मेंशन थी, लेकिन अब इसे मेंशन कर दिया है। तो ये लोग अगर खुद से आना चाह रहे हैं तो आने दिया जाएगा। फिर स्टेट गवर्नमेंट जो लोग आ रहे हैं उनकी जो भी एक्सपेंसेस है वो दिलवाएगी पुलिस ऑफिसर के द्वारा। उसके बाद है सेक्शन 80 जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। इसके साथ हम लोग एक केस पढ़ते हैं, नंदनी सतपति वर्सेस पीएल दानी, 1978 का केस है, आप ये नोट डाउन कर सकते हैं। सबसेक्शन 1 कहता है कोई भी पुलिस ऑफिसर जो कि इन्वेस्टिगेशन कर रहा है या फिर कोई भी ऐसा ऑफिसर है जो उस रैंक से नीचे का नहीं है जिसको स्टेट गवर्नमेंट ने स्पेशल या जनरल ऑर्डर के द्वारा प्रिस्क्राइब किया है। ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, जिसको प्रिस्क्राइब किया गया है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, वो एक्ट कर रहा है ऑन द रिक्विजिशन ऑफ सच ऑफिसर, मतलब जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है उसके रिक्विजिशन पे एक्ट कर रहा है। अरे इसको ऐसे समझिए कि बस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, तो वो क्या कर रहा है, वो ओरली एग्जामिन कर सकता है किसी भी पर्सन को जो कि जानकारी रखता है केस के फैक्ट्स की, केस के सर्कमस्टांसेस की। ठीक है। तो कोई व्यक्ति है जिसको केस के बारे में जानकारी है, उससे पूछताछ करी जा सकती है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के द्वारा ओरली करी जा सकती है। वर्ड में यूज़ हुआ है, इससे क्या मतलब है कि ओरली भी करी जा सकती है और रिटर्न में भी उसको नोट डाउन किया जा सकता है। में वर्ड यूज़ किया गया है। ठीक है। Such person shall be bound to answer truly all the question relating to such case put to him by such officer other than questions the answer to which would have the tendency to expose him to the criminal charges or penalty of forfeiture। जिस पर्सन से सवाल किए जाएंगे उस पर्सन पे बाउंड हो जाएगा कि वो हर एक क्वेश्चन का आंसर सही सही दे, सच बोलना है उसको, लेकिन वो उस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए उसको कंपेल नहीं किया जा सकता है, उससे उसको आंसर देने पे नहीं बोला जा सकता है। जैसे उसके आंसर देने से उस पर अगर कोई चार्जेस लग जाएंगे या फिर कोई फॉरफीचर हो जाएगी उसकी प्रॉपर्टी, उस पर कोई पेनल्टी लग जाएगी, अगर उसके जवाब देने से उसके ऊपर कोई क्रिमिनल चार्ज लग सकता है, तो फिर ऐसे जवाब देने के लिए वो बाउंड नहीं होगा। आपने आर्टिकल 20 का क्लॉज 3 पढ़ा होगा जिसमें साफ मेंशन है कि सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग आंसर्स देने के लिए पर्सन को बाउंड नहीं किया जा सकता। एक पर्सन अपने ही खिलाफ एविडेंस दे, ऐसे उसको बाउंड नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर भी वही बात कही गई है और यही बात नंदनी सतपति वर्सेस पीएल दानी के केस में कही गई थी। तो कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर किसी भी पर्सन को फिजिकली साइकोलॉजिकली किसी भी तरीके से कंपेल नहीं कर सकता है आंसर देने के लिए, खासकर सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग आंसर देने के लिए कंपेल नहीं किया जा सकता है। उसके बाद है सब सेक्शन 3 जो बात करता है पुलिस ऑफिसर में रिड्यूस इनटू द राइटिंग एनी स्टेटमेंट मेड टू हिम इन द कोर्स ऑफ एन एग्जामिनेशन अंडर दिस सेक्शन एंड इफ ही डज सो ही शैल मेक अ सेपरेट एंड ट्रू रिकॉर्ड ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ विच सच पर्सन हुज स्टेटमेंट ही रिकॉर्ड। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि पुलिस ऑफिसर चाहे तो जो भी उसने क्वेश्चन आंसर किए हैं उसको वो राइटिंग में नोट डाउन कर सकता है। ठीक है। लेकिन अगर वो राइटिंग में करता है तो जिन जिन लोगों का उसने एग्जामिनेशन किया हर एक एक व्यक्ति का सेपरेट रिकॉर्ड उसको बनाना होगा। 4 लोगों का अगर उसने एग्जामिनेशन किया तो चारों का अलग अलग बनाएगा, सब मिक्स नहीं कर देगा। उसके बाद ये बताया जा रहा है प्रोवाइडेड दैट द स्टेटमेंट मेड अंडर दिस सब सेक्शन में ऑल्सो भी रिकॉर्डेड बाय ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, तो ये आपको पहले नहीं मिलेगा। तो मतलब पहले के सीआरपीसी में नहीं था, अभी के है। अभी बीएनएसएस में से मेंशन किया गया है कि रिकॉर्डिंग ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से भी होनी चाहिए।
उसके बाद हो रही है वो ऑफेंसेस, कोई विमेन है जिसके अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस कमिट हुए हैं, ठीक है। तो जब सेक्सुअल ऑफेंस कमिट हुए हैं या फिर अटेम्प्ट हुए हैं, ऐसी विमेन का जो एग्जामिनेशन होगा, जो पूछताछ उससे करी जाएगी, वो विमेन पुलिस ऑफिसर के द्वारा करी जाएगी या फिर विमेन ऑफिसर के द्वारा किया जाएगा। ये बार बार जहाँ पर भी ऐसा एग्जामिनेशन आप देख रहे हैं या फिर एफआईआर नोट डाउन हो रही थी कहीं पर भी, तो ये कैसे हो रहा है, विमेन ऑफिसर के द्वारा हो रहा है या विमेन पुलिस ऑफिसर के द्वारा हो रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि वो अपनी बात पूरी तरीके से बता सके, हेजिटेशन ना हो उसको, और सही से सही एक्यूरेट जानकारी मिल सके, ठीक है। उसके बाद है सेक्शन 181, बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्री मेंस दोनों के क्वेश्चन बनते हैं, ये आपको अच्छे से इसको रट लेना है सेक्शन को। स्टेटमेंट टू द पुलिस एंड यूज देयर ऑफ, बोला जा रहा है कि जो अभी एग्जामिनेशन किया गया है उस स्टेटमेंट का क्या क्या इस्तेमाल हो सकता है, क्या वो एविडेंस की तरह इस्तेमाल हो सकता है, उसको एज ए एविडेंस यूज़ किया जा सकता है, कंक्लूसिव प्रूफ यूज़ किया जा सकता है, किसी को ऑफेंडर बनाया जा सकता है उसके खिलाफ पे। देखिए, अगर आप कॉमन सेंस थोड़ा सा इस्तेमाल करेंगे तो आपको समझ में आएगा एक बहुत जनरल सी बात, क्या कि पुलिस ऑफिसर विटनेस के क्वेश्चन आंसर लिख रहा है, एग्जामिनेशन लिख रहा है, जो जो पूछ रहा है वो पुलिस ऑफिसर बैठ के लिख रहा है, ठीक है। अब जो विटनेस जो बता रहा है, हो सकता है वो सच बताए, हो सकता है वो झूठ बताए। पुलिस ऑफिसर जो लिख रहा है, हो सकता है वो बिल्कुल सही सही लिख दे, हो सकता है वो केस ख़त्म करने के लिए लिखता है कि किसी विटनेस ने बोला ही नहीं कि अपराध कमिट हुआ है, अपराध तो हुआ ही नहीं है। तो ये हो सकता है। तो इससे क्या निकल के आ रहा है कि ये सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस तो नहीं हो सकता है। अब हम लोग इसको पढ़ते हैं। नो स्टेटमेंट मेड by any person to the police officer in the course of investigation under this chapter shall, if reduced to writing, be signed by the person making it, and nor shall by such a statement or any record thereof, whether in the police diary or otherwise, or any part of such statement or record, be used for any purpose save as hereinafter provided at any inquiry and trial in the respect of any offence under the investigation at the time when such a statement was made। तो दो तीन बातें यहाँ पे बताई गई हैं। पहली बात तो ये बताई गई है कि जब स्टेटमेंट को पुलिस ऑफिसर ने लिखित में कर लिया, एग्जामिनेशन कर रहा था फिर उसने लिखित में कर लिया, तो जो विटनेस है ना उससे वो साइन नहीं करवा सकता है, बिल्कुल साइन नहीं करवाएगा, ठीक। दूसरी बात है, वो स्टेटमेंट चाहे पुलिस डायरी में हो या फिर कहीं पर भी हो, उसे इंक्वायरी या ट्रायल के दौरान यूज़ नहीं किया जाएगा। किस लिए यूज़ किया जा सकता है? तो लिखा है सेव एज हेयर इन आफ्टर प्रोवाइडेड। तो जो इस सेक्शन में इसके बाद जो प्रोवाइडेड है उस चीज़ के लिए किया जा सकता है, अदरवाइज इसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। तो जनरल रूल क्या हो गया, इसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, लेकिन जो प्रोविज़ो में मेंशन है, अपवाद में मेंशन है, इसलिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो देखते हैं क्या है। प्रोवाइडेड दैट व्हेन एनी विटनेस इज कॉल्ड फॉर प्रोसिक्यूशन इन सच इंक्वायरी और ट्रायल हुज स्टेटमेंट हैज़ बीन रिड्यूस्ड इनटू द राइटिंग एज aforesaid, एनी पार्ट ऑफ हिज स्टेटमेंट if duly proved may be used by the accused and with the permission of the court by the prosecution to contradict such witness in the manner provided under section 148। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन के पर्पस के लिए ऐसे स्टेटमेंट को यूज़ किया जा सकता है। अक्यूज्ड क्या कर सकता है, एक विटनेस है, विटनेस ने क्या किया था, पुलिस ऑफिसर को कुछ स्टेटमेंट दिए थे एग्जामिनेशन के दौरान, ठीक है। तो उस स्टेटमेंट के बेसिस पे अक्यूज उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर सकता है। जैसे विटनेस ने बोला कि फला व्यक्ति फला जगह पर था, ठीक है, ये विटनेस ने बोला है, और अब इसको क्या कर सकता है, अक्यूज्ड क्या कर सकता है, कॉन्ट्राडिक्ट कर सकता है कि स्टेटमेंट में तो ऐसा इसने बोला है, अभी कुछ और बता रहा है, दोनों बातें एक दूसरे के कॉन्ट्रेरी हैं, कॉन्फ्लिक्ट में है। अक्यूज्ड कर सकता है कॉन्ट्राडिक्ट। किस तरीके से कॉन्ट्राडिक्ट किया जाएगा तो बताया गया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सेक्शन 148 में, ठीक। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि प्रोसिक्यूशन भी कॉन्ट्राडिक्ट कर सकता है। कैसे करेगा, लेकिन कोर्ट की परमिशन लेके करेगा।
तो इन केस एक जो विटनेस था उसने क्या किया था कि कोई स्टेटमेंट पुलिस को दिया था, ठीक है। अब वो प्रोसिक्यूशन के फेवर में था। अब क्या हुआ कि वो हॉस्टाइल हो गया, अब वो कुछ और बोल रहा है। तो जब हॉस्टाइल विटनेस को कॉन्ट्राडिक्ट किया जाता है तो कोर्ट का परमिशन लिया जाता है। जब आप हॉस्टाइल विटनेस पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो जब अपना ही विटनेस क्या हो जाता है, हॉस्टाइल हो जाता है, मतलब अनफ्रेंडली हो गया है, पहले कुछ बोला था, पहले तो हमारे फेवर में बोला था, अब पता नहीं क्या बोल रहा है, ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है, तो उसको कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए कोर्ट का परमिशन लेना होता है। तो प्रोसिक्यूशन अपने विटनेस को कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए क्या ले रहा है, कोर्ट से परमिशन ले रहा है, और उसके बाद उस विटनेस को वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। किस मैनर में कॉन्ट्राडिक्ट किया जा रहा है, तो सेक्शन 148 जो बीएसए में दिया है उस तरीके से किया जा रहा है। उसके बाद बोला जा रहा है कोई भी स्टेटमेंट जो सेक्शन 26 के क्लॉज ए में फॉल होता है या 23 के सबसेक्शन 2 ऑफ बीएसए में फॉल होता है तो उस पर्पस से भी यूज़ किया जा सकता है। और भी कुछ तरीके हैं जिससे यूज़ किया जा सकता है ये स्टेटमेंट, जैसे कि अभी हमने इसके 3 अपवाद पढ़े। पहला तो कॉन्ट्राडिक्शन के लिए इस्तेमाल हो सकता है, डाइंग डिक्लेरेशन के लिए इस्तेमाल हो सकता है, और डिस्कवरी स्टेटमेंट के लिए इस्तेमाल हो सकता है। हाँ, यहाँ पे एक और चीज़ रह गई, री एग्जामिनेशन के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। यहाँ पे बोला गया है कि व्हेन एनी पार्ट of such a statement is so used, any part thereof may also be used in re-examination of such witness, but for the purpose only explaining any matter referred to in the cross examination। तो जब कोई ऐसा स्टेटमेंट यूज़ किया जा रहा है तो उसके बेसिस पर एक बार देखिए, एक बार हो गया क्या, क्रॉस एग्जामिनेशन, और क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान जिस जिस स्टेटमेंट का इस्तेमाल हुआ था उसका री एग्जामिनेशन भी हो सकता है। और री एग्जामिनेशन कौन करता है, री एग्जामिनेशन अपने ही विटनेस का होता है। सामने वाली पार्टी जो होती है ना वो क्रॉस एग्जामिन करती है, और जब अपने ही विटनेस का फिर से एग्जामिनेशन होता है उसको हम री एग्जामिनेशन कहते हैं। सबसे पहले होता है एग्जामिनेशन इन चीफ, जिसने विटनेस बुलाया है उसने एग्जामिनेशन किया तो ये हो गया एग्जामिनेशन इन चीफ, ठीक। फिर उसके विटनेस का जब दूसरी पार्टी एग्जामिनेशन कर रही है वो हो गया क्रॉस एग्जामिनेशन, ठीक। अब उस बात को ही क्लियर करने के लिए जिस पार्टी ने अपना विटनेस बुलाया था, जिसका उसने एग्जामिनेशन चीफ करा, दूसरी पार्टी ने क्रॉस एग्जामिनेशन करा, अब वही जिसने बुलाया था वो फिर से जब एग्जामिनेशन कर रही है अपनी ही पार्टी का, उसको कहेंगे हम री एग्जामिनेशन। वो किस बेसिस पर होता है, वो क्रॉस एग्जामिनेशन के बेसिस पर होता है। इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, एक प्रोसिक्यूशन है, प्रोसिक्यूशन ने अपना विटनेस बुलाया, उससे पूछा तुम फला जगह पे मौजूद थे, हाँ, उसने बोला हाँ मैं तो फला जगह पे मौजूद था। किस समय पे मौजूद थे, इस समय पे मौजूद था। दूसरी पार्टी थी, दूसरी पार्टी ने उसको मैनिपुलेट कर दिया, वो अपनी बात से डगमगा गया। अब उस बात को क्लियर करने के लिए प्रोसिक्यूशन ने फिर से ही अपने विटनेस का री एग्जामिनेशन करा, और फिर से ही उसने क्या करा, वहाँ पर उसको लाने की कोशिश करी जो उसके स्टेटमेंट पहले थे। ऐसे आप इसको समझ सकते हैं। तो यहाँ पे यही बात करी जा रही है कि री एग्जामिनेशन के लिए भी क्या किया जा सकता है, यूज़ किया जा सकता है उस मैटर को एक्सप्लेन करने के लिए जो क्रॉस एग्जामिनेशन में उठाए गए थे। फिर एक्सप्लेनेशन बोलता है एन ओमिशन टू स्टेट अ फैक्ट और circumstances in the statement referred to in the subsection 1 may amount to contradiction if the same appear to be significant and otherwise relevant regarding to the context in which such omission occur and whether any omission amount to contradiction in the particular context shall be a question of fact। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि कोई स्टेटमेंट या कोई सर्कमस्टांसेस या कोई फैक्ट के रिगार्ड में ओमिशन किया गया था सबसेक्शन 1 के अंदर, मतलब कि कोई फैक्ट नोट डाउन नहीं करे गए थे। जब एग्जामिनेशन किया गया तो जो विटनेस था उसने कोई फैक्ट स्टेट नहीं करा, उसने कुछ तथ्य नहीं बताए, ओमिट कर दिया, ठीक है। अब वो रेलेवेंट है, तो अब वो बाद में कुछ और बता रहा है, तो वो कॉन्ट्राडिक्टरी है या नहीं होगा। जो वो उसने ओमिट करा, पहले बताया नहीं और अब वो बता रहा है, ये दोनों चीज़ें कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, एक दूसरे के विपरीत हैं या नहीं हैं, ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट हो जाएगा, ठीक है।
उसके बाद है सेक्शन 182 जो बात करता है कि पुलिस ऑफिसर के द्वारा कोई भी इंड्यूसमेंट, थ्रेट, प्रॉमिस, ये कोरिजन, ये सब नहीं किया जाएगा कोई भी बात को उगलवाने के लिए। लेकिन कोई पर्सन अपने मर्जी से कुछ बताना चाहता है, अपनी फ्री विल से कुछ बताना चाहता है, तो उसको रोका भी नहीं जाएगा, उसको बताने दिया जाएगा। सिंपल सी बात है कि जैसे कि पुलिस ऑफिसर मार पीट के नहीं, डरा धमका के नहीं, कोई प्रॉमिस करके नहीं, उसे कुछ नहीं उगलवाएगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपनी अपनी फ्री विल से, अपनी इच्छा से, बिना किसी ज़ोर ज़बरदस्ती के कुछ बताना चाहता है तो उसको रोका भी नहीं जाएगा, उसको बताने दिया जाएगा। ये कहता है आपका सेक्शन 182। उसके बाद है सेक्शन 183, बहुत इम्पॉर्टेंट सेक्शन है जो बात करता है रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशन एंड स्टेटमेंट की। आपके प्री मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन उत्तराखंड जुडिशरी, हर स्टेट के जुडिशरी, यूपी जुडिशरी, हर जगह पूछा जाता है, चाहे वो प्री हो या फिर मेंस हो या फिर चाहे सेमेस्टर एग्ज़ाम हो। इस सेक्शन को कवर करने के बाद हम लोग आगे के जो सेक्शन होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सेक्शन 183, तो सेक्शन 183 बात करता है रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशन एंड स्टेटमेंट की। तो दो तरीके की चीज़ें इसमें रिकॉर्ड हो रही हैं मैजिस्ट्रेट के द्वारा। पहला कन्फेशन रिकॉर्ड हो रहा है, दूसरा स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो रहा है। कन्फेशन क्या होता है? जब कोई व्यक्ति अपना गिल्ट स्वीकार लेता है, अपना अपराध स्वीकार लेता है, तो उसको कन्फेशन कहा जाता है, ठीक है। और स्टेटमेंट तो सिंपल स्टेटमेंट हो गया, जो भी जानकारी बताई जा रही है वो स्टेटमेंट हो गया। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा है एनी मैजिस्ट्रेट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इन विच द इंफॉर्मेशन अबाउट द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस हैज़ बीन रजिस्टर्ड, चाहे उसके पास ज्यूरिसडिक्शन हो या फिर ना हो, लेकिन जहाँ पर इंफॉर्मेशन रजिस्टर्ड हुई है वहाँ का जो डीएम होगा, मैजिस्ट्रेट ऑफ डिस्ट्रिक्ट होगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं, डिस्ट्रिक्ट का जो कोई भी मैजिस्ट्रेट होगा, आई एम सॉरी, डिस्ट्रिक्ट का, पूरे डिस्ट्रिक्ट का कोई भी जो मैजिस्ट्रेट होगा। पहले यहाँ पे मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट एंड मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास था, नहीं, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट था, वो हटा दिया गया है। मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट तो हट गया है, बीएनएसएस में नहीं है। और तो यहाँ पर है कि जहाँ पर इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड हुई है, रजिस्टर हुई है, वहाँ के डिस्ट्रिक्ट का कोई भी मैजिस्ट्रेट, चाहे उसके पास केस में ज्यूरिसडिक्शन हो या फिर ना हो, वो कन्फेशन रिकॉर्ड कर सकते हैं, वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकते हैं। किस समय रिकॉर्ड किया जाएगा? इन्वेस्टिगेशन के दौरान रिकॉर्ड किया जाएगा। इंक्वायरी और ट्रायल शुरू होने से पहले कभी भी इन्वेस्टिगेशन के दौरान। पहले यहाँ पर प्री का क्वेश्चन बनता था कि कौन सा मैजिस्ट्रेट एम्पावर्ड है रिकॉर्ड करने के लिए कन्फेशन को, स्टेटमेंट को, सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 164 ऑफ सीआरपीसी के अंदर। तो वहाँ पर PYQ में क्या मार्क करते थे? मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। नहीं, अब नहीं होगा, अब कोई भी मैजिस्ट्रेट रिकॉर्ड कर सकता है डिस्ट्रिक्ट का, ठीक है। तो पूरे डिस्ट्रिक्ट में कोई भी मैजिस्ट्रेट है, चाहे जुरिसडिक्शन हो ना हो, वो रिकॉर्ड कर सकता है। किस समय रिकॉर्ड किया जाएगा ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो इंक्वायरी के इन्वेस्टिगेशन के दौरान किसी भी समय किया जा सकता है, लेकिन इंक्वायरी और ट्रायल शुरू होने के पहले पहले किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो प्रोविज़ो है ये बात करता है कि जब स्टेटमेंट या कन्फेशन रिकॉर्ड हो रहा है तो इसका ऑडियो, वीडियो, इलेक्ट्रॉनिक मींस के ज़रिए भी इसको रिकॉर्ड किया जा सकता है इन द प्रेजेंस ऑफ एडवोकेट ऑफ द अक्यूज्ड ऑफ द ऑफेंस। वर्ड में इस्तेमाल किया है तो किया जा सकता है। फर्दर बताया जा रहा है प्रोवाइडेड फर्दर दैट नो confession shall be recorded by the police officer on whom any power of magistrate has been conferred। किसी भी पुलिस ऑफिसर पर अगर किसी लॉ के अंदर मजिस्ट्रेट की पावर कन्फर करी गई है तो वो नहीं रिकॉर्ड कर सकता है, ठीक है। बाकी डिस्ट्रिक्ट का कोई भी मजिस्ट्रेट कर सकता है। उसके बाद है सबसेक्शन 2 जो कि बात करता है द मैजिस्ट्रेट शैल बिफोर रिकॉर्डिंग एनी सच कन्फेशन एक्सप्लेन टू द अक्यूज्ड मेकिंग इट दैट ही इज़ नॉट बाउंड टू मेक अ कन्फेशन एंड दैट इफ ही डज सो इट मे बी यूज्ड एज एविडेंस अगेंस्ट हिम and the magistrate shall not record any such confession unless upon questioning the person making it he has a reason to believe that it is being made voluntarily। बोला जा रहा है कि
मैजिस्ट्रेट के पास जब अक्यूज्ड आएगा अपना कन्फेशन रिकॉर्ड करवाने के लिए, तो मैजिस्ट्रेट क्या करेंगे, मैजिस्ट्रेट बताएंगे उसको कि ये जो तुम रिकॉर्ड करवा रहे हो ना, इसका तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है, साक्ष्य के रूप में तुम्हारे खिलाफ इसका इस्तेमाल हो सकता है। और मैजिस्ट्रेट को अगर ये लगेगा ना कि व्यक्ति जो है ये वॉलंटरली अपनी स्वेच्छा से कन्फेशन नहीं कर रहा है, इसके ऊपर ज़ोर ज़बरदस्ती है, किसी का प्रेशर है या फिर किसी डर से कर रहा है, उनको कुछ भी लगता है कि इसको इंड्यूस किया गया है, ये खुद से करना ही नहीं चाह रहा है, झूठा कन्फेशन कर रहा है, जब वो उससे सवाल करेंगे, अपने आप को सेटिस्फाई करेंगे कि वो अपने फ्री विल से कन्फेशन दे रहा है या नहीं दे रहा है, ठीक है। तो अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि वो अपने फ्री विल से कन्फेशन नहीं दे रहा है, तो वो रिकॉर्ड नहीं करेंगे। इसका सिंपल सा रीज़न है, अगर कोई व्यक्ति फ्री विल से कन्फेशन नहीं दे रहा है तो ज़रूरी थोड़ी है वो सच बोल रहा हो सकता है उस पर प्रेशर बनाया गया है कि तुम्हारी फैमिली के साथ ऐसा कर देंगे, तुम्हें जेल में डाले रखेंगे अगर तुम कन्फेस नहीं करोगे। इस प्रेशर में वो उसने जो नहीं भी किया है वो अपनी फैमिली को बचाने के लिए वो कन्फेस करे दे रहा है, ये भी तो हो सकता है। तो फ्री विल से कन्फेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर मजिस्ट्रेट को लगता है इसके ऊपर कोई भी प्रेशर है, इसके ऊपर चोट के निशान हैं, ये डरा हुआ है, तो वो नहीं रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। उसके बाद सबसेक्शन 3 कहता है इफ़ एट एनी टाइम बिफोर द कन्फेशन इज़ रिकॉर्डेड द पर्सन अपियरिंग बिफोर द मैजिस्ट्रेट स्टेट दैट कि वो विलिंग नहीं है। देखिए यही बात आ गई कि अगर वो पर्सन विलिंग नहीं है जो मजिस्ट्रेट के सामने अपेयर हुआ है, यहाँ पे लिखा है शैल नॉट, द मजिस्ट्रेट शैल नॉट ऑथराइज द डिटेंशन ऑफ सच पर्सन इन द पुलिस कस्टडी। फिर भैया उसको पुलिस कस्टडी में नहीं दिया जाएगा, क्योंकि पता चला वो वहीं से कुट पिट के आ रहा है और फिर से उससे कहा गया था तुम चलो कन्फेशन दो और फिर से उसे पुलिस कस्टडी में दे दिया गया, तब तो उसका काम लग जाएगा। इसलिए उसको अब पुलिस कस्टडी में नहीं दिया जाएगा। अगर पुलिस को मैजिस्ट्रेट को लगता है कि विलिंग नहीं है और ये बस आ गया है, क्योंकि हो सकता है अक्यूज्ड ऐसा बोल दे पुलिस में कि मैं कन्फेशन करना चाहता हूँ, मुझे मजिस्ट्रेट के सामने ले जाओ, पुलिस से बचने के लिए, और फिर वहाँ पर मैजिस्ट्रेट के सामने वो कहे कि नहीं मुझे कन्फेशन नहीं देना, या ये लोग तो मुझे मार रहे हैं, कूट रहे हैं, कुछ भी बोल सकता है वो, तो फिर पुलिस उसको मैजिस्ट्रेट फिर उसको पुलिस कस्टडी में नहीं देंगे, वरना उसके तो काम लग जाएंगे। उसके बाद है सबसेक्शन 4, ये बताता है कि सेक्शन 316 का प्रोसीजर इस्तेमाल किया जाएगा कन्फेशन को रिकॉर्ड करने के लिए, और जो भी पर्सन जो कन्फेशन दे रहा है ना उससे साइन करवाया जाएगा कन्फेशन। मैजिस्ट्रेट मेमोरेंडम बनाएंगे, वर्ड शैल इस्तेमाल किया है, मतलब मैजिस्ट्रेट को मेमोरेंडम बनाना कंपलसरी है। और मेमोरेंडम में क्या होगा कि भाई मैंने इसको सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है और मैंने बताया इसको कि इसके खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है, इसने वॉलंटरली कन्फेशन दिया, मेरे बताने के बाद दिया, मेरी प्रेजेंस में कन्फेशन दिया, इसको रीड ओवर करके सुनाया गया, इसने बोला कि ये सही है, तो ये सब इसमें मेंशन होगा। लास्ट में जो भी कन्फेशन अगर वो देता है तो ये मेमोरेंडम बनाया जाएगा, जो पर्सन कन्फेशन दे रहा है वो भी साइन करेगा, मजिस्ट्रेट भी साइन करेंगे। अब सबसेक्शन 5 यहाँ पे बात करता है स्टेटमेंट की, जो कन्फेशनल नेचर के नहीं है, ऐसे स्टेटमेंट की बात करता है। अभी जो हमने ऊपर के स्टेटमेंट देखे वो क्या थे, कन्फेशनल नेचर के थे, वो कन्फेशनल स्टेटमेंट थे। तो अभी हमने पढ़ा कि जुडिशियल कन्फेशन क्या होता है, जो मैजिस्ट्रेट के आगे दिया जा रहा है वो जुडिशियल कन्फेशन होता है। अब इसकी एविडेंट्री वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। उसके बाद हो गया कि अब हम देखेंगे कि कन्फेशनल स्टेटमेंट के अलावा जो बाकी सारे स्टेटमेंट है वो भी मैजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करता है। सबसेक्शन 5 कहता है स्टेटमेंट मेड अंडर सबसेक्शन 1 जो कि अदर देन कन्फेशनल स्टेटमेंट है शैल बी रिकॉर्डेड इन सच मैनर हियर इन आफ्टर प्रोवाइडेड फॉर द रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस एज सच इन द ओपिनियन ऑफ मैजिस्ट्रेट बेस्ट फिटेड टू द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस एंड द मैजिस्ट्रेट शैल हैव द पावर टू एडमिनिस्टर द ओथ टू द पर्सन हुज स्टेटमेंट ही सो रिकॉर्डेड। तो जो एविडेंस रिकॉर्ड करने का मैनर बताया गया ना उस मैनर में किया जाएगा, और हालात के अनुसार जो बेस्ट फिटेड सिचुएशन होगी, बेस्ट फिटेड तरीका हो सकता है, मैनर हो सकता है केस के अनुसार, उस तरीके से रिकॉर्ड किया जाएगा। सब सेक्शन 6 बात करता है कि अगर कोई विमेन है जिसके खिलाफ सेक्सुअल ऑफेंसेस कमिट हुए हैं तो उसका जो रिकॉर्डिंग होगा
वो कैसे होगा, सबसेक्शन 5 के अनुसार होगा। सबसेक्शन 5 अभी हमने पढ़ा क्या कहता है, ठीक है। और कब होगा, जैसे ही पुलिस ऑफिसर को पता चलता है कि कोई महिला है जिसके खिलाफ सेक्सुअल ऑफेंस हुआ है, वैसे ही उस महिला का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा मैजिस्ट्रेट के द्वारा। ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है क्योंकि जो स्टेटमेंट मजिस्ट्रेट के द्वारा रिकॉर्ड होते हैं उनकी वैल्यू ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो जल्दी से रिकॉर्ड करवा लिया जाएगा। और जो ये विमेन है, जो विमेन है, इसका जो रिकॉर्डिंग होगा वो फीमेल विमेन मैजिस्ट्रेट होनी चाहिए। अगर विमेन मैजिस्ट्रेट नहीं हो पा रही है तो मैजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन किसी विमेन की प्रेजेंस में रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। उसके बाद फर्दर प्रोवाइड कहा जा रहा है कि अगर ऐसा कोई ऑफेंस है जिसमें सज़ा 10 साल या 10 साल से ज़्यादा है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, डेथ है, तो भी मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करेंगे उनके स्टेटमेंट को। जब वो पुलिस के द्वारा उनके सामने लाया जाएगा तो उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। उसके बाद प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट इफ़ द पर्सन मेकिंग द स्टेटमेंट टेम्परेली फिजिकली डिसेबल्ड हो जाता है तो मैजिस्ट्रेट असिस्टेंस ले सकते हैं, स्पेशल एडुकेटर की, इंटरप्रिटेटर की हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि वो तो डिसेबल्ड हो गया है तो उसकी बात समझने के लिए हेल्प ली जा सकती है। और ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के ज़रिए इस बात को रिकॉर्ड किया जाएगा। उसके बाद क्लॉज बी कहता है अ स्टेटमेंट रिकॉर्डेड अंडर द क्लॉज ए ऑफ अ पर्सन जो कि टेम्परेली मेंटली फिजिकली डिसेबल्ड है। तो जब उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जा रहा है, उस स्टेटमेंट को एग्जामिनेशन इन चीफ माना जाएगा और उसके बेसिस पे क्रॉस एग्जामिनेशन किया जा सकता है ट्रायल के दौरान। और दोबारा उसका कोई दोबारा उसका एग्जामिनेशन चीफ नहीं होगा। मैजिस्ट्रेट को जो उसने स्टेटमेंट दे दिए वही उसका एग्जामिनेशन इन चीफ था। अब ट्रायल में उसका उन स्टेटमेंट के बेसिस पे सीधे क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। उसके बाद सबसेक्शन 7 कहता है, अभी हमने पढ़ा कि ऐसा मैजिस्ट्रेट जिसके पास ज्यूरिसडिक्शन हो या फिर ना हो, वो कन्फेशन या स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकता है। तो जब वो रिकॉर्ड कर लेगा तो वो ऐसे मैजिस्ट्रेट जो पावर रखते हैं इंक्वायरी या ट्रायल रखने की, उनको भेज देगा। तो आई होप आपको ये सेशन कंप्लीट समझ में आया होगा और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग आगे के सेक्शन कंप्लीट करेंगे। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड करने में बहुत मेहनत लगती है। थैंक यू।